आदाब नमस्कार, मैं हूँ सैयद नाज़िर शज़ा और हिट टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया सहित देश के शीर्ष पहलवान मंगलवार को गंगा नदी में अपने ओलंपिक और विश्व पदक विसर्जित करने सैकड़ों समर्थकों के साथ यहां पहुंचे हैं। इस पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है, दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हालांकि प्रदर्शनकारी पहलवानों ने खाप और किसान नेताओं के मानने पे पदकों को गंगा में प्रवाहित नहीं किया है। पहलवानों ने अपनी मांग मांगने के लिए 5 दिन का समय दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए देश की राजनीति के बारे में बात की और भारतीय जनता पार्टी समेत आरएसएस पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है, राजनीति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है उन्हें ये निर्यंत कर रहे हैं। इसी के साथ राहुल ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है, देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। यहाँ राहुल ने पीएम पे कटाक्ष करते हुए कहा है, मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनमें से एक है। मोदी जी को अगर भगवान के साथ बैठा दे तो वो भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अपने अंदाज में बीजेपी पे तीखा हमला किया है। तेलंगाना के सदस्यपेट में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है, बीजेपी के लोगों को केवल तोड़ने आता है। ओवैसी ने चुनौती देते हुए कहा है, अगर हैदराबाद की ओल्ड सिटी की तरफ से उंगली उठाई गई तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखा है। अपने भड़काऊ अंदाज में ओवैसी ने कहा है, वो जो भी करते हैं अपनी ताकत के दम पे करते हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों की एकता की कोशिशों पे भी तीखा सवाल दागे हैं। सदस्यपेट में ओवैसी ने कहा है, हद तो तब हो गई जब सचिवालय बना तो बीजेपी के एक नेता ने कहा है, उसमें गुंबद है, हम सत्ता में आए तो उसे तोड़ देंगे। तुम क्यों इंतजार करते हो सत्ता में आने का? तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है। जैसे 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को वादा करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, वैसे ही हो सके तो इसे भी डायरेक्ट तोड़ दो। लेकर जाओ 5 से 6 लाख की भीड़ को और तोड़ दो। आप तो तोड़ने में माहिर हैं, आप तोड़ ही सकते हैं, जोड़ कहाँ सकते हैं। पिछले 1 महीने से हिंसा के शिकार मणिपुर में हालत धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। मणिपुर के 11 जिलों में कर्फ्यू में 6 घंटे की ढील का आज दूसरा दिन है। आज से मणिपुर के 11 जिलों में कर्फ्यू में ढील बढ़ाई जाएगी। मंगलवार सुबह जब राजधानी इम्फाल के वेस्ट एंड ईस्ट जिलों में कर्फ्यू में ढील दी गई तो लोग जरूरी सामान खरीदने बाहर निकले हैं। बाजारों में हालात सामान्य देखे। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मणिपुर कैबिनेट के साथ मंगलवार देर शाम हुई 5 अहम फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार इन निर्णय को शांति प्रक्रिया के तहत पूरे राज्य में तुरंत लागू किया जाएगा। इन फैसलों से राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद मिलने की उम्मीद है। जहां हिंसा भड़कने के बाद 3 मई से कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट को निलंबित कर दिया गया है। सूत्रों ने कहा है, अमित शाह ने कुकी आदिवासी नेताओं के साथ एक बैठक में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हिंसा की जांच की भी बात कही है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने, राहत कार्यों से तेजी लाने, जातीय संघर्ष के मारे गए लोगों के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और अफवाहों को दूर करने के लिए बीएसएनएल की टेलीफोन लाइन फिर से खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। सूत्रों ने कहा है कि अमित शाह ने अधिकारियों को राज्य से शांति भंग करने वाली गतिविधियों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड 31 मई से भारत की यात्रा पे हैं। नेपाली अधिकारियों के मुताबिक 3 जून तक की उनकी इस यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के बीच 2 दशक पुराने संदिग्ध की समीक्षा होगी। नेपाल के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री ने भी पुष्टि की है। उद्धव बालासाहब गुट की शिवसेना के मुखपत्र समाना में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से शिवसेना के 12 विधायक और 9 लोकसभा सांसद न खुश हैं और वो फिर से उद्धव गुट में ज्वाइन करना चाहते हैं। समाना में दावा किया गया है कि बीजेपी के रवैये से बागी विधायक नाराज है, इसलिए वो फिर से उनके संपर्क में है। शिवसेना के सांसद विनायक राउत ने अपने लेखक में कहा है, विधायक यूबीटी के संपर्क में इसलिए क्योंकि शिंदे नित्य शिवसेना के विधायकों की विधानसभा में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए वो अपनी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं।
दिल्ली की राजनीति में बीजेपी और आप के बीच जारी घमासान के बीच प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने एक बयान जारी एमसीडी मेयर शैली ओबराय को आगाह किया है। उन्होंने कहा है, दिल्ली के मेयर निगम की अस्थायी समिति गठन की प्रक्रिया शुरू कर तत्काल प्रशासनिक और वित्तीय गतिरोध से बाहर लाए। ऐसे न होने पर एमसीडी हाउस को निलंबित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, स्टैंडिंग कमेटी की शक्तियों के साथ एक प्रशासन की नियुक्ति की जा सकती है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में आंधी और झमाझम बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया। मौसम में बदले मिजाज का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को भारी बारिश के बाद मई महीने में सर्दी का एहसास होने लगा है। पहले धूल भरी, फिर आंधी और फिर तेज बारिश की वजह से औसत तापमान 6 डिग्री तक हो गई है। बुधवार के लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक सुबह में दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। भारतीय टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत साल 2022 दिसंबर में कार दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गए थे। इसके बाद से पंत अभी तक मैदान पे वापसी करने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हो पाए। वहीं इसी बीच उनकी रिकवरी को लेकर के एक अच्छी खबर सामने आई है। पंत जब कार दुर्घटना में घायल हुए थे तो उनका घुटना काफ़ी बुरी तरह से चोटीला हो गया था। इसके बाद उन्हें सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। ऋषभ पंत को लेकर के कई ऐसी खबर सामने आई थी कि उन्हें पूरी तरह से फिट होने के लिए कई सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेकिन अब बीसीसीआई के एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए अपने बयान में इन सभी खबरों को पूरी तरह से गलत बताया। सूत्रों ने अपने बयान में कहा है, पंत की कई सर्जरी नहीं हुई है। जो अफवाह उड़ी है वो पूरी तरह से गलत है। बीसीसीआई सूत्र ने अपने बयान में आगे कहा है, पंत की चोट की हर 2 सप्ताह में जांच की जाती है। हमें खुशी है कि वो काफ़ी तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं। ये सभी के लिए एक अच्छी खबर है। इससे हम कह सकते हैं कि पंत तय समय से पहले ही मैदान पे वापसी करने के लिए पूरी तरह से फिट घोषित हो सकते हैं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया सहित देश के शीर्ष पहलवान मंगलवार को गंगा नदी में अपने ओलंपिक और विश्व पदक विसर्जित करने सैकड़ों समर्थकों के साथ यहां पहुंचे हैं। इस पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है, दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हालांकि प्रदर्शनकारी पहलवानों ने खाप और किसान नेताओं के मानने पे पदकों को गंगा में प्रवाहित नहीं किया है। पहलवानों ने अपनी मांग मांगने के लिए 5 दिन का समय दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए देश की राजनीति के बारे में बात की और भारतीय जनता पार्टी समेत आरएसएस पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है, राजनीति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है उन्हें ये निर्यंत कर रहे हैं। इसी के साथ राहुल ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है, देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज़्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। यहाँ राहुल ने पीएम पे कटाक्ष करते हुए कहा है, मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनमें से एक है। मोदी जी को अगर भगवान के साथ बैठा दे तो वो भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अपने अंदाज में बीजेपी पे तीखा हमला किया है। तेलंगाना के सदस्यपेट में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है, बीजेपी के लोगों को केवल तोड़ने आता है। ओवैसी ने चुनौती देते हुए कहा है, अगर हैदराबाद की ओल्ड सिटी की तरफ से उंगली उठाई गई तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखा है। अपने भड़काऊ अंदाज में ओवैसी ने कहा है, वो जो भी करते हैं अपनी ताकत के दम पे करते हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों की एकता की कोशिशों पे भी तीखा सवाल दागे हैं। सदस्यपेट में ओवैसी ने कहा है, हद तो तब हो गई जब सचिवालय बना तो बीजेपी के एक नेता ने कहा है, उसमें गुंबद है, हम सत्ता में आए तो उसे तोड़ देंगे। तुम क्यों इंतजार करते हो सत्ता में आने का? तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं है। जैसे 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को वादा करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, वैसे ही हो सके तो इसे भी डायरेक्ट तोड़ दो। लेकर जाओ 5 से 6 लाख की भीड़ को और तोड़ दो। आप तो तोड़ने में माहिर हैं, आप तोड़ ही सकते हैं, जोड़ कहाँ सकते हैं। पिछले 1 महीने से हिंसा के शिकार मणिपुर में हालत धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। मणिपुर के 11 जिलों में कर्फ्यू में 6 घंटे की ढील का आज दूसरा दिन है। आज से मणिपुर के 11 जिलों में कर्फ्यू में ढील बढ़ाई जाएगी। मंगलवार सुबह जब राजधानी इम्फाल के वेस्ट एंड ईस्ट जिलों में कर्फ्यू में ढील दी गई तो लोग ज़रूरी सामान खरीदने बाहर निकले हैं। बाजारों में हालात सामान्य देखे। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मणिपुर कैबिनेट के साथ मंगलवार देर शाम हुई 5 अहम फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार इन निर्णय को शांति प्रक्रिया के तहत पूरे राज्य में तुरंत लागू किया जाएगा। इन फैसलों से राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद मिलने की उम्मीद है। जहां हिंसा भड़कने के बाद 3 मई से कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट को निलंबित कर दिया गया है। सूत्रों ने कहा है अमित शाह ने कुकी आदिवासी नेताओं के साथ एक बैठक में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हिंसा की जांच की भी बात कही है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने, राहत कार्यों से तेजी लाने, जातीय संघर्ष के मारे गए लोगों के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और अफवाहों को दूर करने के लिए BSNL की टेलीफोन लाइन फिर से खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। सूत्रों ने कहा है कि अमित शाह ने अधिकारियों को राज्य से शांति भंग करने वाली गतिविधियों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड 31 मई से भारत की यात्रा पे हैं। नेपाली अधिकारियों के मुताबिक 3 जून तक की उनकी इस यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के बीच 2 दशक पुराने संदिग्ध की समीक्षा होगी। नेपाल के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री ने भी पुष्टि की है। उद्धव बालासाहब गुट की शिवसेना के मुखपत्र समाना में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से शिवसेना के 12 विधायक और 9 लोकसभा सांसद नाखुश हैं और वो फिर से उद्धव गुट में ज्वाइन करना चाहते हैं। समाना में दावा किया गया है कि बीजेपी के रवैये से बागी विधायक नाराज है, इसलिए वो फिर से उनके संपर्क में है। शिवसेना के सांसद विनायक राउत ने अपने लेखक में कहा है विधायक UBT के संपर्क में इसलिए क्योंकि शिंदे नित्य शिवसेना के विधायकों की विधानसभा में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए वो अपनी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। दिल्ली की राजनीति में बीजेपी और आप के बीच जारी घमासान के बीच प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने एक बयान जारी MCD मेयर शैली ओबराय को आगाह किया है। उन्होंने कहा है दिल्ली के मेयर निगम की अस्थायी समिति गठन की प्रक्रिया शुरू कर तत्काल प्रशासनिक और वित्तीय गतिरोध से बाहर लाए। ऐसे न होने पर MCD हाउस को निलंबित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, स्टैंडिंग कमेटी की शक्तियों के साथ एक प्रशासन की नियुक्ति की जा सकती है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में आंधी और झमाझम बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया। मौसम में बदले मिजाज का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली NCR के लोगों को भारी बारिश के बाद मई महीने में सर्दी का एहसास होने लगा है। पहले धूल भरी, फिर आंधी और फिर तेज बारिश की वजह से औसत तापमान 6 डिग्री तक हो गई है। बुधवार के लिए IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक सुबह में दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। भारतीय टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत साल 2022 दिसंबर में कार दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गए थे। इसके बाद से पंत अभी तक मैदान पे वापसी करने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हो पाए। वहीं इसी बीच उनकी रिकवरी को लेकर के एक अच्छी खबर सामने आई है। पंत जब कार दुर्घटना में घायल हुए थे तो उनका घुटना काफ़ी बुरी तरह से चोटीला हो गया था। इसके बाद उन्हें सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। ऋषभ पंत को लेकर के कई ऐसी खबर सामने आई थी कि उन्हें पूरी तरह से फिट होने के लिए कई सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेकिन अब BCCI के एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए अपने बयान में इन सभी खबरों को पूरी तरह से गलत बताया। सूत्रों ने अपने बयान में कहा है पंत की कई सर्जरी नहीं हुई है, जो अफवाह उड़ी है वो पूरी तरह से गलत है। BCCI सूत्र ने अपने बयान में आगे कहा है पंत की चोट की हर 2 सप्ताह में जांच की जाती है। हमें खुशी है कि वो काफ़ी तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं। ये सभी के लिए एक अच्छी खबर है। इससे हम कह सकते हैं कि पंत तय समय से पहले ही मैदान पे वापसी करने के लिए पूरी तरह से फिट घोषित हो सकते हैं।